लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम लोग उसको एक बार थोड़ा से फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी किसी भी नंबर x का इंटीग्रल पार्ट उस नंबर से छोटा या बराबर होता है, और ये बराबर का चिन्ह तब लगता है जबकि x खुद इंटीजर हो, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इस नंबर लाइन पर जाकर तुम देखोगे, इस नंबर लाइन पर जाकर देखोगे कि x अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच लाई करता है तो x माइनस 1 उसके लेफ्ट इंटीजर से पहले चला आता है और एक इनइक्वालिटी का रिलेशन बनेगा x माइनस 1 लेस दैन i मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस दैन इक्वल टू x, ये इससे छोटा होता है या बराबर हो सकता है, इंटीजर्स होने पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लेस दैन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ये इसकी जगह आया है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y। फिर इसकी स्पेशल केस एक हो जाती है, अगर y इंटीजर हो जाए तो वो इस तरह हो जाता है इक्वल साइन के साथ, y को तुम बाहर ला सकते हो अगर y इंटीजर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5x x के टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन या फंक्शन हो सकता है अगर यह ग्रेटर दैन इक्वल टू सम इंटीजर है, यहाँ इक्वल साइन होना जरूरी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू सम इंटीजर है तो ये एज इट इज रहता है। इस फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाने के बाद कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर ये एक्सप्रेशन लेस दैन इक्वल टू के साइन के साथ अटैच है तो इसे हटाने पर देखोगे यहाँ इक्वल साइन हट जाता है और ये जो इंटीजर है वो एक बढ़ जाता है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी पर आधारित एक दो छोटे छोटे सवाल को देखेंगे। हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखोगे इसमें हर एक टर्म जो है वो न्यूमरल है, एक नंबर है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना होगा कि कोई भी नंबर i और i प्लस 1 के बीच में रहता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट i हो जाता है, और अगर वो नंबर खुद i है तो उसका इंटीग्रल पार्ट i खुद होता है। तो पहले इसको लिखो 3/4 इज 0.75 और ये हो जाएगा 0.76, ये 0.77 और इसकी वैल्यू आ जाती है 1.74। तो इसकी वेरिएशन को देखो ये कैसे कैसे वेरी कर रहा है, 0.75, 0.76, 0.77 होता हुआ ये 0.99 होगा, उसके बाद फिर ये 1.0 होगा, फिर 1.01 होगा, फिर 1.02 होगा, इस तरह से ये 1.74 हो जाएगा। इसमें देखो 0.75 से लेकर 0.99 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो 0 और 1 के बीच आते हैं, इसलिए उनका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो 0 होगा, इसलिए इसमें हर एक की वैल्यू 0 हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ ईच टर्म इन दिस सीरीज इज 0, प्रत्येक की वैल्यू 0 हो रही है। और यहाँ देखोगे ये नंबर 1 खुद इंटीजर है, इसका इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा, ये 1.01 1 और 2 के बीच में है। इनफैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं वो 1 और 2 के बीच हैं, इसलिए इनका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1 होगा, और ये भी 1 होगा। तो तुम काउंट करो इसमें हर एक की वैल्यू 1 है, कितने टर्म्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 1 है। तो 1 से लेकर 74 यानी 74 टर्म और एक टर्म ये यानी 75 टर्म, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। इसकी सारी वैल्यू 0 है और इसमें प्रत्येक की वैल्यू 1 है, चूंकि ऐसे टर्म 75 है इसलिए वैल्यू आ जाएगी 75। अब हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं। गिवन y इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y। तो इसको तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह सोल्व करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाकर देखते हैं। तो सबसे पहले इसको उठाओ यहाँ से, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2 जो है उसको तुम इस तरह लिख दो, माइनस 2 को x प्लस माइनस 2। ये माइनस 2 एक इंटीजर है और तुमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर प्लस या माइनस के साथ अगर कोई इंटीजर है तो तुम उसे बाहर कर सकते हो, तो बाहर कर लो। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 5, ये माइनस 1 आ जाएगा। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे लिखोगे y इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3। जब इन दोनों को तुम इक्वेट करोगे या फर्स्ट में सेकंड को डिडक्ट कर दोगे तो तुम देखोगे ये डिडक्ट करने से आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। पहले y के बारे में भी देख लो, y कितना आता है, लिखते हैं y इज इक्वल टू, चूंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 4 आया है और y बराबर है 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 3 यानी 11, ये हो गया 11। देयरफॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y। अब यहाँ देखोगे फिर ये y क्या है, y इंटीजर है, इसलिए इसे बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि ये इंटीजर ना हो जाता हो।
चूंकि y यहाँ 11 ये इंटीजर आया है, इसलिए इस y को हम बाहर कर सकते हैं। इसे ऐसा लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस वाई। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 4 और इस y की वैल्यू कितनी आई है 11, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 15 और यही हमारा आंसर है। हम लोग इंटीग्रल पार्ट फंक्शन की इनइक्वालिटी को डील करना सीखते हैं। एक इस तरह की इनइक्वालिटी है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4। जैसा अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रल पार्ट किसी भी टर्म का हो, अगर वह ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर होता है जिसमें इक्वल ज़रूरी है, तो ये एज इट इज रहता है इंटीग्रल फंक्शन हटाने के बाद। मतलब तुम इसे ऐसा लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4। ग्रेटर इक्वल टू वाले में इस फंक्शन को हटाने से कोई चेंजेस नहीं आता है और इसका रिजल्ट तुम जानते हो, ये हो जाता है x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर इक्वल टू, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह केस हो, फंक्शन वही है लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ना होकर लेस देन इक्वल टू है, इसमें क्या होगा? तो इसमें मैंने बताया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फंक्शन अगर लेस देन इक्वल टू के कोई इंटीजर हो, तो ऐसा करने से फंक्शन लेस देन ये इंटीजर +1 होता है, यहाँ इक्वल साइन हट जाती है और इस फंक्शन को हटाने से इंटीजर में 1 ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन 4 और इसका रिजल्ट तुम जानते हो ये हो जाता है -2 लेस देन x लेस देन 2। तो ये हुआ इनइक्वालिटी डील करने का। और ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आते हैं। मान लो तुम्हारे पास ऐसा आता है, सॉल्व इंटीग्रल पार्ट x स्क्वायर -3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। मान लो ये भी एक इनइक्वालिटी, तुम्हें इसे सोल्व करना हो, कैसे सोल्व करोगे? तो तुम इसे t के टर्म में क्वाड्रेटिक देख सकते हो। ये क्वाड्रेटिक है इस तरह का, t स्क्वायर -3t प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक की साइन स्कीम से इसका रिजल्ट निकाल लो। तुम देखोगे ये आ जाएगा t लेस देन इक्वल टू 1 और t ग्रेटर इक्वल टू, और t खुद क्या है? ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो इस रिजल्ट को अगर हम कैरी करें तो इस तरह आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 2। फिर तुम देखोगे ये ग्रेटर वाला फंक्शन है, इससे डील होगा ये, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, यानी x ग्रेटर इक्वल टू ही रह जाएगा। लेकिन इसमें अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा? ये हो जाएगा x लेस देन 2, इंटीजर 1 बढ़ जाता है और इक्वल साइन हो जाता है, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा। हम लोग डील करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, और इसके बेसिक में इंटीग्रल पार्ट फंक्शन स्वतः आ जाता है। इसका सिंबल होता है y इज इक्वल टू, मिडिल ब्रैकेट में तुम x डालोगे। तो सबसे पहले थोड़ा बैक होते हैं और देखते हैं इस तरह से। हमने बताया था कि किसी भी नंबर x को तुम i प्लस f के फॉर्म में लिख सकते हो। ये i हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है और इसकी सिंबल हमने ये दिखाई थी इस तरह से, और ये जो f है इसे ही फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसी का सिंबल ये है। तो इसको डील करना है, मतलब तुम्हें ये निकालना होगा। तो तुम बताओ ये f कितना आएगा? f आ जाएगा x माइनस i, यानी x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो y इज इक्वल टू जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसे तुम्हें लिखना होगा x माइनस i, x माइनस i। ये f जो है वही फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है, इसे लिखते हैं हम लोग x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को याद कर लो, ये बराबर इतना होता है, और इसे तुम ब्रेक करोगे। तो ब्रेक करने के लिए इसकी थ्योरी काम में आएगी। तो रिकॉल करते हैं इसको। जैसे मान लो निगेटिव में कोई नंबर ले लो, नंबर नहीं इनफैक्ट तुम एक इंटरवल ले लो, जैसे -1 to 0। तो -1 to 0 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो -1 आ जाती है, और ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस -1 यानी x प्लस 1। अगर 0 से 1 के बीच लोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और रिजल्ट आएगा x माइनस 0 जो कि x खुद हो जाएगा। अगर तुम x 1 से 2 के बीच लेते हो तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट डील करने के लिए इसकी नॉलेज ज़्यादा जरूरी है, और ये ठीक से जानते हो तो ये अपने आप डील हो जाएगा। अब देख रहे हो कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इंटीग्रल पार्ट के इंटरवाइज डिस्कशन से ये ब्रांचेस मिल रहे हैं, और भी मिलेंगे, इसके पहले भी मिलेंगे, इसके बाद भी मिलेंगे। तो पहले इसकी ग्राफिक देखो, हम लोग इसकी ग्राफ यहाँ पर देखते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो 45 एंगल पर होगा, x एक्सिस से 45 एंगल बनाएगा। y इक्वल टू एक्स, ये तो ओरिजिन से पास करेगा, ये भी 45 एंगल से बनाएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में जब तुम x 0 डालते हो y 1 आता है, इसलिए ये y एक्सिस को 1 पे काटेगा। y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसमें x 0 डालोगे तो -1 आएगा, इसलिए देखो ये -1 पे काटेगा। तो क्या ये सारा ग्राफ ले लें हम लोग? तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर ग्राफ के साथ, एक्सप्रेशन के साथ अगर इंटरवल आता है तो इंटरवल सेलेक्ट करने में सावधानी बरतनी चाहिए। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ग्राफ तो हमने पूरा बना दिया है, लेकिन इसका लेना कौन सा पार्ट है? इंटरवल कहने का मतलब होता है ग्राफ का एक पार्ट लेना। अब देखो इसका पार्ट है -1 to 0, तो देखो x कहाँ -1 हो रहा है, यहाँ x -1 है,
और x 0 कहाँ हो रहा है, यहाँ x 0 हो रहा है। तो इस -1 और 0 के बीच जो ग्राफ का हिस्सा आएगा तुम्हें वो रखना होगा, उसके बाद छोड़ देना होगा। तो 0 के राइट इसे हटा दो, -1 के लेफ्ट इसे हटा दो। इतना ही नहीं, तुम्हें याद होगा पहले से x इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे कोई ग्राफ का हिस्सा नहीं दिखाई देना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 यानी इस लाइन पे यहाँ गायब हो जाएगा। और इस पॉइंट को गायब करने का मेथड याद होगा तुम्हें, एक ब्लैंक से दिखाते हैं इस तरह से, ये एक ब्लैंक दिखा दी, मतलब ये पॉइंट नहीं लेना है। ठीक उसी तरह सेकंड ग्राफ लेते हैं, y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स तुम्हारे सामने बनी हुई है, और इसका कौन सा हिस्सा लोगे, तो जो 0 और 1 के बीच आएगा। x बराबर 0 यहाँ है, x इक्वल टू 1 यहाँ है, इसके बीच तुम्हें लेना होगा। 1 से राइट हटा दो, 0 के लेफ्ट नहीं ले सकते, 0 के लेफ्ट हटा लो। फिर देखोगे 1 पे इक्वल साइन नहीं है, इसलिए 1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है इसे हटाना होगा, हटा दो इसको। फिर लेते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये y बराबर x माइनस 1 खींचे, ये 1 और 2 के बीच में है। 1 पे इसकी वैल्यू देख लो, 1 पे इसकी वैल्यू ये आएगी, और 2 पे इसकी वैल्यू ये आ रही, तुम 2 डालकर चेक कर सकते हो, 2 डालोगे 2 - 1 आएगा। ये हो रहा है, देखो 1 दिखा रहा है, ये 2 पर इसकी वैल्यू बना रही है। और 2 के राइट हम नहीं ले सकते, इस इंटरवल के अनुसार 1 के लेफ्ट 2 के राइट नहीं ले सकते, 2 के राइट हटा लो, 1 के लेफ्ट हटा लो, और 2 पे ब्लैंक कर दो। इस प्रकार ये फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह चलता जाएगा, आगे भी ग्राफ मिलेगा, इसके पहले भी ग्राफ मिलेगा। तो इस ग्राफ में तुम कुछ स्पेशल चीजें देखोगे कि इसकी लोअर एंड जो होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं हो पाती, 1 होने पर ब्लैंक हो जाती है, मतलब 1 हो नहीं पाता है। तो तुम ऐसा डिस्कशन कर सकते हो कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से अधिक हो सकती है, 1 से पहले होगी, 1 के बराबर नहीं होगी। ये ऑलवेज कैसा एक्सप्रेशन आएगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 तो होती है, पॉजिटिव भी होती है, 1 या 1 से ज़्यादा नहीं होगा, है ये नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। हाँ, एक बात और ध्यान रखना चाहिए, ये 0 कब हो रहा है, तो इंटीजर्स पे ये 0 होता है। -1 पे देखो वैल्यू 0 आई है, 0 पर 0 आई है, 1 पे 0 आई है, 2 पे भी 0 आएगी। या तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो ये दोनों टर्म बराबर कब होते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नॉलेज से तुम जानते हो, जब x इंटीजर हो जाता है तो इंटीग्रल पार्ट x और x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और x दोनों बराबर हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे। तो ये 0 कब होगा, जब x इंटीजर से। पॉजिटिव कब होगा, जब x इंटीजर ना हो, यानी फ्रैक्शन हो। हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर ध्यान दें, उससे थोड़ी फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगी। तुमने ये रिजल्ट देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 0 और 1 के बीच होता है, 1 के बराबर नहीं होता है, इक्वल टू 0 होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता है। इसकी ग्राफ कुछ ऐसे थी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। तुम यहाँ से देखोगे 1 के बराबर ये नहीं आया था, तो आंसर तुम्हारा होना चाहिए नो। किसी भी x के लिए कोई भी x तुम डालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 नहीं होगा, तो आंसर लिखते हैं नो। तुम इस ग्राफ में भी दे सकते हो, ये ग्राफ है y इक्वल टू 1 की, तो ये ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो 1 के बराबर नहीं हो पाया था। अगर ये ब्लैंक नहीं होता तो 1 के बराबर होता। सेकंड क्वेश्चन है, कैन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 0। क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है 0 से कम। तो यहाँ भी देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 से कम होगी नहीं। ग्राफ में भी तुम देख रहे हो, ग्राफ जो हम लोग लाए हैं उस ग्राफ में कोई भी पोर्शन x एक्सिस के नीचे नहीं गया है, मतलब ये ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। फिर इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है। तो मैंने पहले बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता है, जब ये दोनों बराबर होंगे तब इसकी वैल्यू 0 होगी। और ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब इंटीजर हो जाता है। तुम देख रहे हो इंटीजर्स पर ग्राफ 0 हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा x इक्वल टू इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं सारे इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होते हैं, 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है। तो यहाँ से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 भी होता है, इक्वल टू 0 होता है। ये ऑलवेज ट्रू है, कोई भी x तुम डालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है। इसलिए लिखते हैं दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सारे रियल नंबर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। उसके बाद इसका एक स्पेशल केस देखेंगे, व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ओनली। इसमें इक्वल साइन रिमूव कर दी गई। तो तुम्हें ये देखना होगा कि ये इक्वल होता कब है, जिस समय इक्वल होता है उसे रिमूव कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता है कब, जब ये इंटीजर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x। तो ये सिर्फ पॉजिटिव कब मिलेगा, तो फॉर ऑल x मिलेगा, और इक्वल वो ये हो रहा है इंटीजर पर, तो इंटीजर हटा दो। मतलब ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ट्रू होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स।
इंटीजर्स पर ये 0 आता है, चूंकि ये 0 नहीं है इसलिए इंटीजर छाड़ दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सॉल्व द इक्वेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 3 इक्वल टू 5x by 6। ये फंडामेंटल बेस्ड एक पिक्यूलियर क्वेश्चन है। तुम 5x by 6 को तुम देखोगे कि इसको हम x by 2 प्लस x by 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, मतलब जो टर्म यहाँ दिख रहा है उसी में ये टूट जाता है। तो इन दोनों टर्म को एक तरफ ले आकर इसको ऐसे लिख लो, x by 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2, फिर इसको इसके साथ एसोसिएट करते हैं x by 3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 3 इक्वल टू 0। तुम्हें पता है u माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ u बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u हो जाता है। रिकॉल करो, u माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ u बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u, ये हमने डेफिनेशन में बताया था। तो इसे हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2, x by 2 का u माना जाए, u माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ u यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u। वैसा ही केस इसके साथ होगा और इन दोनों का समीशन क्या है, 0 है। फिर तुम्हें ये भी याद है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है। तो इस स्टेटमेंट में गौर करो, लेफ्ट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन से। तो हम लोग फंडामेंटल में जाएंगे, देखो यहाँ दो नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं और इनका एडिशन 0 है। तो फंडामेंटल से हम लोग जानते हैं नॉन नेगेटिव टर्म्स का समीशन अगर 0 होता है तो हर एक टर्म को एक साथ 0 होना पड़ता है। तो इसे भी 0 कर दो, इसे भी 0 कर दो। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 जब ये 0 है तो ये 0 होता कब है, जब ये x by 2 खुद इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर ही वो नंबर्स होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है मतलब x by 2 इंटीजर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है यानी x by 3 भी इंटीजर होगा। इसके बाद यहाँ से डिस्कशन लाएंगे, चूंकि x by 2 इंटीजर है इसका मतलब x जरूर 2 से डिविजिबल होगा या x मल्टीपल ऑफ 2 होगा। फिर x by 3 इंटीजर है तो x भी मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। तो x एक साथ 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और वैसा नंबर मल्टीपल ऑफ 6 हो जाता है। इसलिए हम लोग आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 टाइम्स k वेयर k इज एन इंटीजर। सॉल्व द इक्वेशन 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तुम यहाँ x को रिप्लेस करोगे, जानते हो x पर i प्लस f होता है, i होता है इंटीग्रल पार्ट x, f होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। उसके बाद इसको इस साइड ला देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 3। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम जानते हो ये 0 1 के बीच लाई करता है, इसलिए ये कंडीशन लगा दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन बिटवीन 0 एंड 1। फिर इसके बदले ये टर्म डाल देते हैं यहाँ पर, तो ऐसी इनइक्वलिटी मिलेगी। नेक्स्ट 3 by 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन 3 by 2। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम जानते हो ये चीज़ इंटीजर होती है और जब ये 2 नंबर के बीच लाई कर रहा है तो तुम्हें इंटीजर डिसाइड करना आसान हो जाएगा। तुम ही सोचो एक ये वो कौन सा इंटीजर होगा जो 0 और 3 by 2 के बीच लाई करता है। इक्वल साइन 0 पर है तो एक तो 0 खुद होगा, दूसरा 3 by 2 के जस्ट पहले वो 1 होता है, तो 2 इंटीजर्स तुम्हें मिलेंगे। इसलिए लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो कि एक इंटीजर है वो बराबर होगा 0 और 1। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अब तुम इस रिलेशन से फ्रैक्शनल पार्ट भी निकाल पाओगे। जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा 2 इंटू 0 by 3 यानी 0। इसलिए लिखा है व्हेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज 0 देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑल्सो 0। और x इन दोनों का सम होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन दोनों का सम होता है। इसे लिखोगे 0 प्लस 0, दोनों की वैल्यू 0 आई है, इसलिए एक सोल्यूशन आएगा 0। सेकंड केस है व्हेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज 1, यहाँ 1 डालो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा 2 इंटू 1 by 3 यानी 2 by 3 और x क्या होगा इस इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का सम यानी कि 1 प्लस 2 by 3 ये 5 by 3, ये आंसर आएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले ही देख लो, इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग ये रिलेशन लाए थे और तुम जानते हो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच लाई करता है। इसमें 3 by 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 by 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 3 by 2 के बीच आ जाएगी। तो जब तुम इसका ग्राफ खींचोगे y इज इक्वल टू 3 by 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो ये 0 और 3 by 2 के बीच दिखेगा। इसलिए ग्राफ को देखो, यहाँ 3 by 2 है लाइन, ये y इक्वल टू 3 by 2 और ये ग्राफ यहाँ से ऐसे गया है। पहले जब तुम केवल इसकी ग्राफ ड्रॉ करते तो वो ऐसे आता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आता था इस तरह से। लेकिन चूंकि ये 3 by 2 इसका मैक्सिमम लिमिट जो है 3 by 2 चला गया तो वो यहाँ से उठकर यहाँ आता है, यहाँ से उठकर यहाँ आता है और ग्राफ तुम्हारा इस तरह हो गया, ऐसे 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 इस तरह चलता जाएगा वो। फिर दूसरा ग्राफ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इस ग्राफ तुम पहले से जानते हो, वो ऐसे आएगा ये, लेकिन इंटीग्रल पार्ट में ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ये इस तरह से चलेगा।
इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है और इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिलना होगा तो 0 और 3/2 के बीच ही मिलेगा। तुम देखते हो 0 से ये फ्रैक्शन पार्ट का जो ग्राफ है 3/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वो भी क्रॉस करता है, और इस 0 से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी क्रॉस करता है, इसलिए ये तो अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। ये एक सॉल्यूशन पॉइंट तुम्हें मिलेगा, ये x बराबर 0। दूसरा सॉल्यूशन पॉइंट यहाँ मिलेगा जो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x काटा है। कुछ लड़के इससे भी सॉल्यूशन समझ सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है उसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो ग्राफ है वो तो यहाँ से गुजरता है, देखो उसका पॉइंट यहाँ दिख रहा है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट में ये पॉइंट नहीं है। इंटीग्रल पार्ट में ये पॉइंट उठकर यहाँ चला है। अगर वो भी यहाँ होता तो ये भी सॉल्यूशन होता, लेकिन इंटीग्रल पार्ट में ये ब्लैंक है, फ्रैक्शनल पार्ट में ये ब्लैंक नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोर्स, और इसे तुम्हें निकालना होगा तो ज्योमेट्रिकली तुम निकाल सकते हो। हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल AQP और ANM, ये दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। तुम ऐसा लिख सकते हो AQ/AN इज इक्वल टू PQ/MN। AQ की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये ओरिजिन है, तुम देख लो, इसे ओरिजिन मानते हैं, ये ओरिजिन है, तो ये इसे x मान लो और ये 1 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा x-1, AQ बराबर x-1 लिखेंगे, AQ के बदले x-1। और ये जो तुम्हारा AN है, A से N, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये लेंथ आ जाएगा 1, तो x-1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू PQ ये है, इसकी वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाई MN, इसका वैल्यू 3/2 है, 1/3/2। देखो इससे x बराबर 5/3 आ जाएगा। तुम्हारे सामने दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक 0 ऑब्वियस वे में और एक सिमिलर ट्रायंगल करके 5/3। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑड एंड इवन फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऑड फंक्शंस को। ये कुछ इस तरह डिफाइन होता है, ए फंक्शन f(x) इज नोन एज एन ऑड फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज द रिलेशन if -x इज इक्वल टू -fx। ये ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है। फंक्शन f(x) कुछ भी हो, f -x मतलब इस फंक्शन f(x) में x को अगर -x से रिप्लेस करते हैं और रिजल्ट -fx आ जाता है, तो इसे कहते हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है ग्राफ में, जब तुम इसकी ग्राफ खींचोगे तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे तुम इस xq को देखो, ये जो ग्राफ xq है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये ग्राफ ये सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम इसको कहते हैं कि ये ऑड है, इस तरह उलट दोगे तो एज इट इज़ रहेगा। इसको देखने के लिए तुम एक एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पर एक मैं ग्राफ बनाया हूँ, ये xq ग्राफ, ये ग्राफ इस तरह है। अब इसे अगर यहाँ ओरिजिन के अबाउट ऐसे उलट दो, देखना इस तरह, ये ग्राफ इस तरह, ये जो xq है वही xq यहाँ भी है। अब इसे अगर इससे उलट देते हैं तो अब तुम कंपेयर करो, देखो दोनों ग्राफ एक ही है, तो इसको कहते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन। तो ऑड फंक्शन इस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इससे अगर 180 डिग्री से अगर ऐसे घुमा दो या उलट दो, जस्ट उलट दो, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये इसका ग्राफिकल कैरेक्टर होता है। और एनालिटिकल कैरेक्टर तुम्हारे सामने ये है। इसको एक एग्जाम्पल से हम इलस्ट्रेट करते हैं। ग्राफिकल इलस्ट्रेशन तो तुमने देखा, अब एनालिटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। एक फंक्शन है f(x) बराबर e⁻x माइनस e⁻x डिवाइड बाई x², और इसे चेक करना है कि ये ऑड है या नहीं। तो सबसे पहले इस रिलेशन को लाओ, f-x निकालो। हम निकालते हैं f-x बराबर, इसमें जहाँ जहाँ भी x दिखाई देगा सारे x को तुम -x से रिप्लेस करोगे, क्योंकि हम f-x निकाल रहे हैं। जो होगा e⁻, इस x के बदले लिखेंगे -x माइनस e⁻, यह पहले से माइनस है, और जब x को -x लिखोगे तो माइनस ऑफ -x यानी ये +x हो जाएगा, डिवाइड बाई -x होल स्क्वायर। तुम ऐसा करो, ऊपर में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा e⁻x, और ये माइनस में चलाएगा, माइनस e⁻x डिवाइड बाई ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा x²। तो देखो ये पूरा का पूरा फिर f(x) ही हो गया तुम्हारा, और आगे माइनस है यानी ये बराबर तुम्हारा हो गया -f(x). तो हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन के लिए, इस फंक्शन के लिए f-x बराबर -f(x) हो जाता है, मतलब ये एक ऑड फंक्शन है। हम लोग अब इवन फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ऑड फंक्शन में तुमने देखा था कि f-x बराबर -f(x) होता है, और इवन फंक्शन में हो जाता है f-x इज इक्वल टू f(x). इसकी भी एक ग्राफिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर किसी इवन फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करो तो y एक्सिस के राइट का पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन दोनों एक दूसरे का इमेज होता है इन द y एक्सिस। तो यहाँ 3 ग्राफ मैंने दिखाया, जैसे y = x² देख लो, y = mod x देख लो, और y = cos x देख लो। तो तुम यहाँ पर गौर करोगे इसमें कि अगर हम इसको फोल्ड करते हैं इस तरह से, y एक्सिस को फोल्ड करते हैं इस तरह से, तो ये राइट विंग और लेफ्ट विंग एक दूसरे पर आ जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। या इसको
ऑब्जेक्ट मान लो, इसको मिरर मान लो, तो ये उसका इमेज हो जाएगा। इवन फंक्शन में ये ग्राफिकल सिमेट्री होती है और एनालिटिकल रिलेशन तो ये है ही। तो ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो सबसे पहले f माइनस एक्स निकालो। अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया तो ये ऑड होगा, और अगर प्लस एफ एक्स आ गया तो ये इवन होगा। इसमें सारे x के बदले हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। ये होगा माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई e टू पावर माइनस एक्स प्लस 1, और हम ऊपर और नीचे दोनों e टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसमें e टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स यानी e टू द पावर 0 वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह आएगा 1 माइनस, इसमें e टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करो, e टू द पावर एक्स डिवाइड बाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस e टू द पावर एक्स। उसके बाद देखो ये टर्म करीब करीब वो आ गया है, केवल माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत है। हम इसमें माइनस निकालते हैं, तो एक माइनस पहले से है और एक माइनस यहाँ से निकालोगे तो रिजल्ट आएगा प्लस एक्स इंटू e टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर एक्स प्लस 1। तो हम लोग f माइनस एक्स निकालते हैं और ये जो रिजल्ट आता है वो फिर तुम्हारा एफ एक्स ही आता है। इसका मतलब कि हमारा जो एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, तो ये एक इवन फंक्शन है, ये हमारा इवन फंक्शन है। If f is an even function defined on the interval minus 5 to 5, find the values of x satisfying fx is equal to f of x plus 1 divided by x plus 2। तो पहले ये देखो इस रिलेशन को यहाँ लिखते हैं और x बराबर x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 करते हैं, क्योंकि अगर इनपुट सेम हो जाएगा तो आउटपुट ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। ये ऐसा रिलेशन आएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा और इसे एक क्वाड्रेटिक मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट्स आता है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5/2, और ये रूट्स अगर माइनस 5 और 5 के बीच में आता है तब ले लेंगे, बाहर चला जाएगा तो छोड़ देंगे। तो देखोगे इसकी वैल्यूज़ इस इंटरवल के अंदर ही आती है, इसलिए ये दोनों ही रूट एक्चुअल रूट्स हैं, सही रूट्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि एफ एक्स चूँकि इवन फंक्शन है इसलिए एफ माइनस एक्स बाय एफ एक्स होगा, और ये एफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बराबर हो जाता है एफ ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इनपुट है माइनस एक्स और यहाँ इनपुट है ये, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। तुम्हें यहाँ फिर एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, वो क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह होगी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2x और उसको उधर ले जाओगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे तुम्हारे पास रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तुम देखोगे कि ये जो रूट आ रहा है इसकी वैल्यू माइनस 5 और 5 के बीच में ये, इसलिए ये दोनों भी हमारा सोल्यूशन है। मतलब इस का 4 सोल्यूशन तुम्हारे सामने आएगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब तुम्हें एक ऐसे फंक्शन के बारे में बताएंगे जो एक साथ ऑड और इवन दोनों होता है। वो फंक्शन तुम्हारा आइडेंटिकली ज़ीरो फंक्शन है। अगर तुम लिखते हो इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू 0, तो जानते हो इसकी ग्राफ क्या होगी, एक्स एक्सिस ऐसे इस तरह से, ये एक्स एक्सिस ही इसकी ग्राफ होगी। और इस ग्राफ में तुम देखोगे कि एक साथ ऑड भी और ये इवन भी है। अगर इसे तुम उलट देते हो इस तरह से तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, और अगर राइट का इमेज लेफ्ट मानते हैं तो भी यही रहेगा। इसलिए ये एक साथ ऑड और इवन दोनों होता है। दूसरी बात है, अगर हम x के बदले माइनस एक्स डालते हैं f माइनस एक्स, तो वो 0 ही रह जाता है। उस 0 को तुम माइनस एफ एक्स भी लिख सकते हो, उसे एफ एक्स भी लिख सकते हो। यानी इसमें f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स भी हो रहा है, f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स भी हो रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑलवेज क्या कहते हैं, इसे ऑड भी कह सकते हो तुम और इवन भी कह सकते हो। ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक साथ ऑड भी होता है और इवन भी होता है। इस फंक्शन का नाम है आइडेंटिकल इज जीरो। आइडेंटिकल इज जीरो होने का मतलब हुआ कि कुछ भी एक्स तुम डालो तो रिजल्ट जीरो ही आए, और इसकी ग्राफ तुम्हारी क्या है, एक्स एक्सिस। अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल देते हैं। सपोज करो एक फंक्शन तुम्हारे सामने दिया हुआ और तुम्हें चेक करना है कि क्या उसे ऑड और इवन के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन इमेजिन कर लेते हैं, इसे चेक करते हैं कैन वी एक्सप्रेस एफ एक्स एज अ सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन। तो करो क्या, इस एफ एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। उसके बाद तुम देखोगे इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से एफ एक्स प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई 2। फिर इसे तुम लिखो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। इसको एक टर्म बना दो इस तरह से, ये टर्म नया हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, और प्लस एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2।
तो ये जो टर्म आएगा तुम्हारा, तुम देखना ये इवन फंक्शन हो जाएगा। मैं इसे चेक करके दिखा रहा हूँ, ये इवन फंक्शन हो जाएगा और ये जो है ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो किसी फंक्शन f(x) को हम चाहें तो इवन और ऑड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं कि ये इवन है भी या नहीं। तो इसके लिए क्या करो कि hx बराबर इमेजिन कर लो हाफ टाइम्स fx प्लस f माइनस x। अब जैसे ही हम h माइनस x निकालना चाहेंगे, इसकी वैल्यू इस तरह आएगी हाफ ऑफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ तुम माइनस x लिख दो, तो जगह f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ, इस x को जब माइनस x लिखोगे तो ये प्लस x में बदल जाएगा और तुम देखो ये वही चीज़ है जो यहाँ है, मतलब ये hx है। तो इस प्रकार ये जो पार्ट है ये इवन फंक्शन हो गया और तुम इसको निकाल कर चेक कर लेना, ये ऑड फंक्शन आएगा। ऑलवेज याद रख सकते हो इस तरह से कि fx प्लस f माइनस x हमेशा इवन होता है और fx माइनस f माइनस x हमेशा ही ऑड होता है।